गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको कृतिका का पार्ट 3 साना साना हाथ जोड़ी पढ़ा रही हूँ। अभी तक का मैंने आपको बताया था कि लेखिका को सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक घूमने जाती हैं। गैंगटॉक बहुत सुंदर शहर है। वह यहाँ पे रुक कर इससे आगे योंगथामा के निकलती हैं। लोगों ने यहाँ लेखिका को बताया था कि यहाँ पर यदि मौसम साफ होता है तो हिमालय की सबसे ऊंची तीसरी जो चोटी है कंचनजंगा दिखाई देती है, पर मौसम साफ ना होने के कारण लेखिका को इस बार भी ये चोटी दिखाई नहीं देती। इसके आगे लेखिका कहते हैं हम आगे बढ़ते हैं और हमें सफ़ेद रंग की बौद्ध पताकाएं जो गिनती में 108 लगी होती हैं दिखाई देती हैं। हमें मेरे गाइड जितेंद्र ने बताया था कि जब किसी बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 बौद्ध पताकाएं लह जाती हैं। उसके आगे जाके हमें कवि लॉन्ग स्टॉक मिलता है जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। उसी रास्ते पर लेखिका कहती हैं कि हमें एक धर्म चक्र मिलता है जिसे प्रेयर व्हील कहा जाता है। उसे घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो लेखिका कहती हैं हम आगे बढ़ने पर हमें फौजी छावनियाँ दिखाई देती हैं। लेखिका के पूछने पर एक फौजी ने वहाँ का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस बताया था। लेखिका ने उससे वहाँ रहने के तौर तरीकों के बारे में पूछा तो उसने एक उदास हंसी हंसकर बताया आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए हम इस स्थान पर रहते हैं। थोड़ी ही दूर पर एक और फौजी सामने दिखाई देती है। लेखिका सोचती हैं कि इतने कड़ाके की ठंड में भी यह लोग यहाँ रहने के लिए तैयार हैं। पेट्रोल को छोड़कर इस स्थान पर सारी चीज़ें ही जम जाती हैं। यहाँ संपूर्ण यात्रा मन में एक ही प्रकार की हलचल मचाने वाली थी। उन फौजियों को देखकर जितेंद्र नेपाल में सेना और माओवादियों के मुठभेड़ के बारे में बता रहा था कि यदि कोई भी सैनिक यहाँ मर जाता है तो उसे यह लोग क्या करते हैं उसकी डेड बॉडी को उठाकर ले जा लेते हैं। आपको इस स्थान पर कोई भी डेड बॉडी पड़ी हुई नहीं मिलेगी। लेखिका कहती है इसके आगे निकलकर योंगथामा से हमें तरह तरह के फूल दिखाई देते हैं जिसके बारे में जितेंद्र ने बताया क्या कि हर 15 दिनों के पश्चात यह घाटी फूलों की सेज के रूप में दिखाई देती हैं। यहाँ पहले की तुलना में सड़कें क्या है कुछ चौड़ी थी क्योंकि ये रास्ता आगे जाकर पहले जो रास्ते सकरे होते जा रहे थे अब चौड़े होते जा रहे हैं। जितेंद्र ने यहाँ बंदरों और उनके बच्चों को देखकर बताया कि यहाँ बंदरों का मांस खाया जाता है जो कैंसर रोग से बचाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। जितेंद्र से एक ने पूछा कि तुमने क्या कभी बंदर का मांस खाया जो उनके साथ घूमने के लिए यात्री गए थे, तो उसने बताया मैंने तो कुत्ते का भी मांस खाया है। हम ही सभी सेनानियां जितेंद्र को गप्पी समझकर उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, परंतु लेखिका को उसकी बातों पर विश्वास था क्योंकि उसने बिहार प्रदेश के दक्षिण भाग में सुअर का दूध पीने को मजबूर एक आदिवासी को देखा था। बहरहाल इसके आगे हम घाटी वादियों पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली देखते हैं। पहाड़ी कबूतरों को उड़ती हमारी जीभ। लेखिका बताते हैं इसके आगे हम जाते हैं घाटियां हैं वादियां हैं पहाड़ हैं और बादल हैं वो आंख मिचौली कर रहे हैं और पहाड़ी कबूतरों की तरह उड़ती हमारी जीभ। जब योंगथामा पहुंची तो मुझे थोड़ा सा निराश होने लगा। हम वापस फिर योंगथामा आ जाते हैं। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद जब मैंने बर्फ से ढके कटाव में हिम शिखर देखे उसके देखने के बाद जब मैं योंगथामा पर आई तो मेरा मन थोड़ा फीका लगने लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोचक होता है मंजिल तक का सफ़र। मंजिल से भी कहीं ज़्यादा रोचक होता है मंजिल तक का सफ़र। मंजिल जाने से अच्छा वो सफ़र जो होता है उससे भी ज़्यादा क्या होता है रोचक होता है। योंगथामा में चिप्स बेचती हुई एक सिक्किम युवती से मैंने पूछा। लेखिका कहते हैं आगे जाने पर मुझे एक सिक्किम की औरत मिलती है। क्या तुम सिक्किम की हो? मैंने उस औरत से पूछा तुम सिक्किम की हो? तो उसने मुझे
बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उसने कहा नहीं मैं इंडियन हूँ। उसके जवाब को सुनकर मुझे बहुत ही खुशी लगी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र राजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। जब सिक्किम अलग से स्वतंत्र राजवाड़ा था तब वहाँ पर टूरिस्ट उद्योग इतना अधिक नहीं होता था। काश कश्मीर के साथ भी ऐसा सहज विकल्प हो जाए, लेखिका मन में सोचने लगी। जैसा कि सिक्किम के साथ हुआ है ऐसा कश्मीर के साथ भी हो जाए। हर एक सिक्किम भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया था कि लगता ही नहीं था कि कहीं सिक्किम भारत में नहीं था, क्योंकि पहले भारत में सिक्किम नहीं हुआ करता था। जीप में बैठते हुए एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। वो कह रहे हम जीप में बैठे हुए थे, इतने में एक पहाड़ी कुत्ता आता है और वह मेरा रास्ता काट जाता है। मनी ने बताया यह पहाड़ी कुत्ते हैं। मनी इन पहाड़ी कुत्तों के बारे में बताती है कि यह पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये किसी को भी आता जाता देखते हुए इधर उधर पूरे महीने में किसी दिन भी किसी को नहीं भौंकते हैं। यह सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। चांदनी रात मतलब कि पूर्णिमा वाली रात, जिसकी पूर्णमासी होती है, उस रात को ही ये केवल भौंकते हैं। पूरा महीना ये बिल्कुल ही चुपचाप रहते हैं। क्या विस्मय, मुझे आश्चर्य हुआ और अविश्वास हुआ। मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णमासी की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जागता है? जिस प्रकार की समुद्र का पानी भी जो होता है पूर्णमासी के दिन ही ऊंचा उठता है, ज्वार भाटा कहलाते हैं। तो वो कहने लगी क्या कुत्तों पर भी इस पूर्णमासी का इसी तरह प्रभाव पड़ता है। लौटती यात्रा में जीप में जितेंद्र ने हमें रकम की तरह तरह की रकम कहते हैं तरह तरह की जानकारी देता रहा। मैडम यहाँ एक पत्थर है। अब जितेंद्र उन्हें यह बताता है कि इस रास्ते में एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक जी के फुटप्रिंट है। गुरु नानक जी के पैरों के निशान है। फुटप्रिंट कहते हैं पैरों के निशान है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक जी की थाली से थोड़े से चावल छिड़क कर बाहर गिरे थे। जब गुरु नानक देव जी अपनी थाली में बैठे हुए चावल खा रहे थे तो उसमें से थोड़े से चावल के दाने क्या हो जाते हैं, इस स्थान पर गिर जाते हैं जिस जगह पर चावल छिड़क कर गिर गए थे। जिस स्थान पर उनके चावल गिर गए थे वहां चावल की खेती बहुत ही अच्छी होती है और इसीलिए इस स्थान का महत्व गुरु नानक देव के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज मैंने आपको यहाँ तक का पढ़ाया है। इसका अगला पैरा मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। इसके प्रश्न उत्तर में आपको कल दूंगी।